नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ सपना शुक्ला। कोरोना एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ शारीरिक रूप से आपको परेशान नहीं करती है बल्कि मानसिक रूप से भी इंसान को पूरी तरीके से तोड़ देती है। और सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना के बाद भी लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि मानसिक तौर पर अब उन्हें बीमारियां घेर रही हैं। ऐसे बहुत से मामले सामने आए और ताजा मामला जबलपुर से सामने आया जहां पर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि मानसिक रोग के जो चिकित्सक हैं उनके बाहर जो है अब जो लाइन है वो बढ़ने लगी है। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर का खतरनाक फेज अब निकल चुका है। संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लाखों लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले मरीज अब दूसरी तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे मरीजों को ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसी बीमारियां तो हो ही रही हैं, कुछ मरीज मानसिक रोग से भी शिकार हो रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर कोरोना को मात देने के बाद भी लोग कैसे मानसिक तनाव का शिकार हो रहे हैं। वो इस तनाव से आखिर बचे तो कैसे बचे, नेगेटिविटी को कैसे दूर करें। हमारे साथ चर्चा के लिए एक्सपर्ट का एक पैनल भी जुड़ेगा और उनसे हम ये आपके तमाम सवाल उनके पास रखेंगे। तो पोस्ट कोविड मरीजों में ब्लैक, व्हाइट और क्रीम फंगस के मामले अब देखे जा रहे हैं और अब मानसिक रोग के लक्षण ने भी मुसीबत बढ़ानी शुरू कर दी है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना से स्वस्थ होने के बाद करीब 70% मरीज मानसिक रोग चिकित्सकों के पास पहुंच रहे हैं। इन मरीजों में एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज सबसे ज्यादा हैं। मानसिक रोगी जो हैं इस वक्त उनका इजाफा बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ी परेशानी है। डॉक्टर्स भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये दवाइयों का रिएक्शन तो नहीं है। पोस्ट कोविड एंजाइटी तकरीबन 60 से 70% लोगों में एंजाइटी का भाव आया है और तकरीबन 30 से 40% लोग डिप्रेशन से ग्रसित हुए हैं। चाहे व्यक्ति विशेष कोई भी हो, चाहे संपन्न वर्ग का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, व्यक्ति अपने प्राणों से काफ़ी प्यार करता है, परिजनों से काफ़ी प्यार करता है। जो ये क्षति होती है उसका जो आकलन करना है हर व्यक्ति विशेष के लिए एक डिफिकल्ट साबित होता है। तो पोस्ट कोविड इफेक्ट आखिर क्या है, कैसे आप एंजाइटी से, डिप्रेशन से दूर रहें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका तारुफ आपसे कराती हूँ। डॉक्टर एसके सक्सेना, सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और इसी के साथ में डॉक्टर इला गुप्ता, सीनियर मनोचिकित्सक हमारे साथ में जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्कार डॉक्टर एसके, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। कोविड में बार बार यही कह रही हूं कि सिर्फ एक ऐसी बीमारी नहीं है जो शारीरिक तौर पर आपको तोड़ती हो, मानसिक तौर पर भी आपको परेशानी पहुंचा रही है। अब हम इस चर्चा के जरिए एक सबसे अहम बिंदु छूना चाहते हैं, वो यही कि जो हम एंजाइटी देख रहे हैं कोविड के मरीजों में, जो ठीक होने के बाद एंजाइटी देख रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर देख रहे हैं, या वो परेशान रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, क्या ये कई दवाइयों के साइड इफेक्ट तो नहीं है? देखिए, ऐसा है, ये बीमारी जिस स्वरूप में आई है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसने जो एक दहशत लोगों के मन में पैदा करी है, तो उससे आदमी जो है पूरी तरीके से नॉट ओनली मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली पूरा डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि एकदम सबसे बड़ी चीज ये थी कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। दूसरी चीज ये इतनी तीव्रता से आई है जिसमें लोगों को न तो समझने में टाइम है, और जब ये इसके सीरियस और इल इफेक्ट्स आते हैं तो इतने फास्ट होते हैं वो कि वहां पे कई बार आपके पास इलाज करने के लिए दवाई नहीं होती, सुविधाएं नहीं थी पहले, कहीं बेड नहीं थे, कहीं वेंटिलेटर नहीं थे, कहीं ऑक्सीजन नहीं थी, कहीं आपको एंटीबायोटिक से एंटी फंगल मेडिसिन नहीं थी, एंटीवायरल मेडिसिन नहीं थी। तो इन सबका जो एक मानसिक असर हुआ है वो है कि आदमी दहशत खा गया। बीमारी एक तरफ है, लेकिन इस बीमारी का संपूर्ण इलाज न होने की वजह से, संपूर्ण इस बीमारी के लिए संपूर्ण सुविधाएं ना होने की वजह से आदमी को ये लगता था कि यदि मेरे को होगा तो क्या होगा। और इन सब में जो सबसे बड़ी चीज जो थी वो थी आइसोलेशन, कि आदमी को आप आइसोलेट कर देते थे, उसके घर वालों से वो बाहर हो जाता था,
अपने मित्रों से दूर चला जाता था, अपने परिवार से दूर चला जाता था, अपने बच्चों से दूर हो जाता था। ऐसी स्थिति में उसकी साइकोलॉजी जो है वो टोटली डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब आपने उसको इस तरीके से समझ लिया कि भाई एक नॉन टचेबल आपने पर्सनल उसको कर दिया कि भाई ये तो उसको कोई टच नहीं करेगा। फिर उसके साथ साथ आर्थिक रूप से देखें तो कोई भी चीज यदि उसको खरीदनी है तो कहीं से भी पैसा लेके आए तो चीजों की उपलब्धता सुगमता से नहीं थी। तो वहां पे जो एक आपाधापी, एक टेंशन माइंड में जो क्रिएट होता है उसके अलग परिणाम होते हैं। मतलब सोशली आदमी गया, इकोनॉमिकली भी लॉस हुआ, फिर आप उसको फिजिकली आपने उसको दूर कर दिया, अपनों से दूर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आदमी को नेचुरली एक, जब आप कूप बंडूब हो जाते हैं और एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए तो आपकी क्या स्थिति होगी, आपके अलावा क्या देखेंगे? आप ज्यादातर दीवार देखेंगे। आपको भले ही कितने इंटरटेनमेंट किया जाए, कुछ तो 1 घंटे 1 दिन आदमी कैसे भी काट सकता है, पर टोटल एक आइसोलेटेड ये बात आप बहुत सही कह रहे हैं कि सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली ये बीमारी तोड़ रही है। और इसका सबसे बड़ा मूल कारण ये है कि किसी को आइसोलेट अगर किया जाए तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसको 4 दीवारें दिखाई देंगी और कुछ नहीं दिखाई देगा, तो जाहिर सी बात है कि वो मानसिक रूप से परेशान होगा। डॉक्टर इला, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं, एक को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ। मैंने खुद ऐसी फैमिलीज देखी हैं जहां पर एक शख्स को हो जाता है, उसका कोई करीबी, उसकी डेथ हो जाती है कोरोना की वजह से, लेकिन उसको नहीं बताया जाता। अब जब वो कोरोना से ठीक होकर आ गया और जब वो ये जानेगा कि देखिए मेरा बहुत करीबी था, वो इस दुनिया में नहीं रहा, जाहिर तौर पर वो मानसिक रूप से परेशान होगा। 1 महीने 2 महीने नहीं, कई सालों तक रहेगा। तो इस एंजाइटी से बचना मुझे लगता है नामुमकिन है, लेकिन फिर भी विकल्प हम लोगों को खोजना होगा। कोई ऐसा जरिया डॉक्टर सुझाए, कोई ऐसा टिप आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ये हमारे साथ जो कोविड में हो रहा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे से हम लोगों को बताया, श्रोताओं को भी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आज हमें अकेले रहने के लिए है, हम अलग नहीं हो अलग हैं सबसे, और बहुत डर है। मृत्यु कब है, जिसको हम कहते हैं कि वो सबसे बड़ा भय है इस बीमारी से, कहीं मैं बचूंगा तो नहीं। और उसी दृष्टि में हम अलग हो जाते हैं अपने नियर डियर वन से, अपने परिवार से, पड़ोसियों से, दोस्तों से। तो ये एक प्रकार का डर है। तो ये एक डर तो साथ में है ही, बट कुछ व्यक्ति, जैसे हम लोग साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, पर्सनालिटी अलग अलग होती है सबकी। किसी की पर्सनालिटी बहुत बोल्ड होती है, किसी की पर्सनालिटी बहुत इमोशनल होती है। कोई व्यक्ति होता है जल्दी से रो देता है, कोई व्यक्ति होता है कैसी भी सिचुएशन आए वो रोएगा नहीं, हाँ परेशान हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो हर व्यक्ति के अपने अलग जीन्स और पर्सनालिटी होती है। तो जो कोविड के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स की हम जो आज चर्चा कर रहे हैं, ये ज्यादातर उन लोगों को इफेक्ट किया जो इमोशनल हैं। इमोशनल मतलब ज्यादा संवेदनशील, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, छोटी छोटी बातों पे जिनको पहले से भी बहुत जल्दी दुख या सुख की अनुभूति होती है। तो कोविड एक ऐसी चीज हुई कि जिसमें हम सबसे अलग हो गए। तो यहाँ पे मैं सभी श्रोतागण को बोलना चाहूंगी कि एंजाइटी और डिप्रेशन क्या है। सबसे पहले तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे जो उदासी होती है वो एक के ऊपर एक, परत पे परत हमारे मन पे चढ़ती जाती है, और जो व्यक्ति है वो अपने आप से कट जाता है, समाज से कट जाता है। इसको हम बोलते हैं सिचुएशनल डिप्रेशन। तो ये सिचुएशनल डिप्रेशन हम आज के माहौल में बहुत अच्छे से पा सकते हैं, क्योंकि हम बीमारी के कारण अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से अलग हो रहे हैं। दूसरा डिप्रेशन और एंजाइटी होती है जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल डिप्रेशन, जो भी कोविड के बाद हो रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जांचना है कि क्या मेरी बीमारी सिचुएशनल है। वो हम कैसे जांचेंगे? पहली चीज, क्या मैं जल्दी से गुस्सा हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, मेरी भूख बंद हो गई है कि मैं खाना खा रहा हूँ, या मेरा पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा आफ्टर कोविड। और मेरे जो विचार हैं, हम सबके दिमाग में विचार घूमते रहते हैं,
तो क्या वो मेरे विचार कंटिन्यूसली इतने आ रहे हैं कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ? अगर ये वाले सिम्टम्स हैं तो मैं सभी को कहूंगी कि तुरंत साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें या साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करें। यहाँ पे हमें एक प्रकार के मेडिकेशन की, हल्के से मेडिकेशन की आवश्यकता होती है। अब ये दूसरी चीज आती है सिचुएशन कि समाज में अभी हम लॉकडाउन में हैं, पिछले 2 महीने से घरों में हैं, हमारे नियर डियर वंस जा रहे हैं, तो ये सिचुएशनल है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले टिप कि हम अपने खान पान का ध्यान रखें। खान पान सबसे आवश्यक होता है प्रोटीन डाइट। इसमें हमें भूख नहीं लगेगी, जैसा कि साधारणतः डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि बुखार भी होता है तो सबसे पहले हमारी भूख बंद होती है और हम डरे हुए हैं, तो हम खाना नहीं खा रहे हैं अच्छे से। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी, आप जो भी खाएं उसमें प्रोटीन मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप होती है कि आप इन दिनों, गर्मी का भी मौसम है, तो लिक्विड सबसे बेहतर चीज है पानी। मतलब अपनी बॉडी को हेल्दी बनाइए। अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी बनाएंगे तो आप निश्चित तौर पर डिप्रेशन से और तमाम चीजों से डील कर पाएंगे। डॉक्टर आपके पास, हाँ जी आऊंगी आपके पास में, डॉक्टर इसके पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर, इसके डिप्रेशन का एक मेन कॉज होता है ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग यहाँ पर कैसे रूल कर रही है? अब किसी को कोविड हो जाता है, उसका एक व्यापार है, अब क्योंकि लॉकडाउन है, पिछले लॉकडाउन में भी उसने अपनी दुकान को बंद रखा, दूसरी लहर आई, सरकार ने कहा कि लॉकडाउन लगेगा, उसने अब भी बंद रखा। बहुत से लोगों की या तो दुकानें बंद हो गई हैं, या दुकानों में वो मुनाफा नहीं आ रहा है, या फिर सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा है। अब इस ओवर थिंकिंग से कैसे निपटा जाए? क्योंकि ओवर थिंकिंग मेन कॉज होता है डिप्रेशन का, और शायद यही अब हमें देखने को मिल रहा है कि फाइनेंशियली तो हम टूट ही रहे हैं, सोशली हम अलग हो गए हैं, फिजिकली हम बेकार होते जा रहे हैं, मेंटली हम लोग बहुत डिसऑर्डर में आ गए हैं। देखिए, इलाजी ने भी बहुत अच्छा डिफाइन किया है कि एंजाइटी और डिप्रेशन, ये चीज जो है ना, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये साथ में चलने वाली चीजें हैं। आपको क्या है कि यदि किसी को कोविड होता है तो कहां से बात शुरू होती है कि सबसे पहले तो घर में ये चिंता हो जाती है, यदि मेरे को कोविड हो गया तो अब क्या हो। दूसरी चीज, आपको जैसी हुआ, आपने टेस्ट कराने गए तो टेस्ट होना पहले मुश्किल था, टेस्ट हो गया तो फिर आपको बेड मिलना मुश्किल था, बेड मिल गया तो दवाएं मिलना मुश्किल थी, दवाएं मिल गई तो उसके बाद पता पड़ा कि आप सीरियस हुए तो वेंटिलेटर। ये सब चीजें, इसमें सिर्फ आप खुद के ऊपर जो गुजर रही है वो तो गुजर रही है, आपके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही है, आपके जितने भी अपने हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही है। तो ये चीज होती थी कि ज्वाइंट सबको एंजाइटी हुई, और उस एंजाइटी में जब आप कुछ कर नहीं पाते, ये मालूम है कि सब आप खड़े हुए हैं बाहर, आपको अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो डिप्रेशन में जाते हैं। कई बार स्थिति ये होती है कि आपका अपना व्यक्ति यदि उसकी डेथ हो गई तो ऐसे स्थिति में आप अपने व्यक्ति की सूरत भी नहीं देख पाते, आप अपने व्यक्ति को जो यानी मृत्यु के बाद जो आपको करने हैं कार्यक्रम वो भी आप नहीं कर पाते। तो ऐसे में आदमी को ये जो शौक है, ये जो एक तरीके का दुख, वो पूरी जिंदगी के लिए हो जाता है। वो दैट फेलो बिकम शॉक्ड कि मैं अपने नियर डियर पेरेंट्स या बच्चों, उनको ये लास्ट राइट्स भी अपने नहीं कर पाया। तो ये एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में कभी भूली नहीं जा सकती, और इसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। आप ये देखिए, परिवार में यदि किसी का बच्चा बीमार है या छोटा बच्चा है और उसकी माँ को कोविड हो गया या बच्चे को कोविड हो गया और उन दोनों को अलग आइसोलेट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों की मानसिक अवस्था का एक अंदाज लगाइए। आप वो तो छोड़ दीजिए, ये मतलब एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि फिजिकल मेंटल डिप्रेशन दोनों को होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप साइकोलॉजिकली, सोशली और इकोनॉमिकली वो सब चीजें तो बाद में आएंगी, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट रिलेशन है ना। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक का असर दूसरे पर भी होगा, जाहिर तौर पर होगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो एक दूसरे पर असर होगा। डॉक्टर इला, कोरोना होने के 14 दिन तक आपको क्वारंटीन रहना पड़ता है। क्वारंटीन, अगर आपके बहुत माइल्ड सिम्टम है तो 14 दिनों के बाद आप नेगेटिव आ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हमने देखे हैं जो कोरोना होने के बाद 1-1 महीने, 1.5 महीने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो अभी भी घर में रह रहे हैं, या लोग उनके यहाँ नहीं जा रहे हैं इस डर से कि फाख्ता कहीं उनको भी ना हो जाए।
तो ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन का, ओवर थिंकिंग का और अलग हो जाने का एक सबसे मुख्य कारण है। मैं चाहूंगी कि इस पर आप प्रकाश डालिए कि कितने दिनों के बाद आप घर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि फ्रेश एयर कितनी ज्यादा जरूरी है ये हम सबको पता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि कोरोना में हम बाहर जाएं, या मेरे कहने का मतलब बाहर जाना, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे कहने का मतलब है कि जो रिश्तेदार होते हैं उनसे भी हम बातचीत नहीं करना पाते, आस पड़ोसी के ऊपर छत पर भी नहीं जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है कि हम बातचीत करेंगे। अभी भी वो भ्रांतियां हैं कहीं ना कहीं। हाँ, वो भ्रांतियां हैं। तो मैं आपको बोलूंगी, आप 15 दिन के बाद आप अपने घर के आंगन में, अपनी बालकनी में, अपनी छत पे एक सामाजिक दूरी के तौर पे 6 फुट दूर से आप अच्छे से किसी से भी बात कर सकते हैं। बट हाँ, ना मैं बोलूंगी आप किसी के घर जाइए, ना ही आप किसी को घर में बुलाइए अभी। कम से कम हम ये कह सकते हैं 6 महीने और, जब तक ये पूरा दबाव कम नहीं हो जाता। क्योंकि आज अगर दूसरे को है तो उससे मेरे को होगा, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज है कि हम किसी के घर जाए। हाँ, हम ये कर सकते हैं, आज हम बहुत ही अच्छे टाइम पे हैं लकीली। जैसे कि 1918 में जब स्पेनिश फ्लू हुआ तो लोगों को पता ही नहीं चला हुआ क्या और कैसे हुआ और कहाँ कहाँ हुआ। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आज मैं जबलपुर में डॉक्टर साहब है और मैं रायपुर में हूँ, फिर भी हम लोग सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो मैं सभी से कहूंगी कि जिनको कोविड हुआ है, दे कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर। हम टेक्नोलॉजी के जरिए वीडियो कॉलिंग से, गूगल मीट से, जूम से, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग से आप दिन में 4 बार भी बात कर सकते हैं। तो उससे एक ये रहता है कि हमें अकेलापन नहीं महसूस होता। दूसरी चीज, मैम आपने पूछा कि ओवर थिंकिंग बिजनेस के लिए लोगों को हो रही है, क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ी चीज है और काम धंधा। हाँ, मैं बिल्कुल, ये सही बात है कि हर प्रकार के व्यक्ति को इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं और आएंगी अभी थोड़े दिन तक। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने खर्चे कम करने हैं प्रैक्टिकली। जो खर्चे एक्स्ट्रा थे हमें एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं। दूसरी चीज, हमें अब ये सोचने का टाइम आ गया कि अभी ये कोविड अगर हमारे 1 साल और भी रहता है, हमें नहीं पता ये कब जाएगा। तो मैं अपने बिजनेस में नया चीज क्या कर सकता हूँ जिससे कि मैं अपने ग्राहकों से लॉकडाउन में भी जुड़ा रहूं। तो उसके लिए हम या तो होम डिलीवरी का हम सोच सकते हैं, या फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने ग्राहकों तक अपना बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। रादर देन थिंकिंग कि मेरा लॉस होगा या मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, हम ये सोचना शुरू करें कि अगर ये चीज होती है तो मैं नए तरीकों से आगे कैसे बिजनेस बढ़ा सकता हूँ। चाहे वो ज्वेलर की शॉप हो, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे वो एक छोटा सा एक सैंडल या चप्पल की दुकान भी हो, तो वो हम किस प्रकार से अपने ग्राहकों से मिल सकते हैं। वो हम वीडियो कॉल के थ्रू मिल सकते हैं, हम जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम फोन पे उनसे बात करके हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी के बहुत ही अच्छे दौर पे हैं। तो मैं सभी से ये गुजारिश करूंगी कि ये थोड़े दिन का समय है, हमें बहुत धैर्य से और पेशेंस से गुजारना चाहिए। हाँ, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा नहीं, आपका नहीं, हर परिवार का नुकसान हो रहा है किसी न किसी रूप में। बट इस समय हम जो हमारे पास है चीजें, हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हमें मानसिक संतुष्टि मिलेगी। हाँ, मतलब हमें विकल्प खोजने चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप विकल्प खोजिए कि अगर ये बिजनेस नहीं तो आप कुछ और कर सकते हैं। जिंदगी चलते रहने का ही नाम है, अगर यहाँ कुछ नहीं हुआ तो आगे जरूर होगा। हमें भरोसा रखना होगा, उम्मीद के सहारे हम चल सकते हैं। डॉक्टर एसके, एंजाइटी इस बात को लेकर भी आती है, कई बार डर जो है वो सिर्फ इसलिए काम नहीं कर रहा है कि देखिए आपको हो जाएगा तो आप घर में रहिए, आप बाहर मत निकलिए, लेकिन डर इस बात का भी लग रहा है कि हमें हो गया तो फिर हम अपने बड़ों को कैसे बचाएंगे, अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, तीसरी लहर में तो बच्चे आने वाले हैं। ये तमाम तरीके के डर घेर रहे हैं और यही ओवरथिंकिंग को आगे बढ़ाते हैं। ओवरथिंकिंग डिप्रेशन को आगे बढ़ाता है। तो अब इस डर से कैसे निपटा जाए? और दूसरा, क्योंकि आप जबलपुर में मौजूद है, मैं ये आपसे समझना चाहूंगी, जबलपुर के ये डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि 70% अब लोग वो आ रहे हैं जो कोरोना से पीड़ित हुए, अब उनमें मानसिक तौर की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो कैसे पेशेंट्स अब उनसे डील करें, टैकल कैसे करें? देखिए, ऐसा आज के जमाने में 3 चीजें की जा सकती है। एक तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग, क्या आदमी अपने आप को अकेला नहीं समझे। दूसरी चीज है कि सोशल मीडिया हमारा जो है ये हेल्थ केयर के बारे में काफी जागरूकता फैला सकता है, लोगों को एजुकेट कर सकता है, लोगों में अवेयरनेस ला सकता है।
तीसरी चीज ये है कि हमको अपने आप को और शासन के प्रति और शासन को जनता के प्रति निसंदेह है रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और उत्तरदायी होना पड़ेगा। क्योंकि आज सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि यदि मान लीजिए टोटल लॉकडाउन है तो लोग ये सोचते हैं कि जो डेली कमाने वाले हैं कि मैं आज मेरे को भोजन कैसे मिलेगा, या उनके बच्चे, तो उनको लगता है कि उनके बच्चों का पेट कैसे भरेगा। तो ये एक बहुत छोटी सी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जो डेली रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनके पास तो ऐसा कोई वो नहीं है कि यदि 1 महीने का लॉकडाउन है तो वो अपना गुजारा कर सके। तो इन सब चीजों की व्यवस्था बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, इसके साथ साथ हमको ये देखना होगा कि हमारे अस्पताल इतने सुसज्जित हों कि उसमें हमें कोई भी चीज खरीदने के लिए दौड़ना ना पड़े। हमें आपाधापी में क्या हम इंजेक्शन के लिए दौड़ रहे हैं, हम ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे हैं या बेड के लिए दौड़ रहे हैं, ये परिस्थितियां नहीं होना चाहिए। कल को यदि आज देखिए अभी से बच्चे लोग काफी बीमार होने लग गए हैं। हाँ, हिंदुस्तान में अभी करीब 2 करोड़ के आसपास बच्चों को में भी कोरोना है। बिल्कुल विकल्प की तरफ देखना पड़ेगा, हम सबको देखना पड़ेगा, सरकारों को देखना पड़ेगा, जनता की भी उतनी जिम्मेदारी। मैं चाहती हूँ अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो बहुत छोटे से में अपने शब्दों को कहें, और फिर क्योंकि हम खत्म की ओर बढ़ रहे हैं इसीलिए बहुत छोटे से उसमें जवाब दे सर आपका। यही है कि इसमें किसी को क्रिटिसाइज करने की जगह सब मिलके एक रूप में आए और ये सोचें कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया, हम किसके लिए क्या कर सकते हैं, और सब मिलके सोचें कि इस बीमारी को भगाना है, इस बीमारी से लड़ना है और अपना अपना योगदान दें। और उम्मीद के सहारे ही हम चल सकते हैं। डॉक्टर इला भी यही कह रही थी, आप भी यही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। उम्मीद के सहारे ही चला जा सकता है और उम्मीद करनी होगी कि कोरोना को तो हरा ही देंगे और जो आसपास ये परेशानियां खड़ी हो रही हैं इन्हें भी हम जरूर हराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना से लड़ना है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कोरोना से लड़ने के बाद आपको मानसिक तौर से भी ज्यादा मजबूत होना है। भविष्य की चिंता करके आज आप अपनी सेहत को खराब नहीं कर सकते।